अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल ईरान के कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के चंद घंटे बाद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया बयान में ईरानी हमले को कमज़ोर करार दिया और हमले से पहले आगाह करने पर ईरान का शुक्रिया अदा कर दिया। और फिर कुछ देर बाद ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि ईरान और इसराइल ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है, मगर जंगबंदी के लिए उनकी जानिब से दी गई टाइमलाइन के बाद भी ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए, जिसके बाद अब ट्रंप का इस हवाले से सख्त बयान सामने आया है। नीदरलैंड के शहर हेग में नेटो के इजलास में शिरकत के लिए जाने से पहले आज ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतहाई सख्त अंदाज में कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि जैसे ही हमने मुआहदा किया तो इसराइल ने हमला कर दिया। मेरा ख्याल है कि इसराइल ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, ईरान ने खिलाफ वर्जी की, लेकिन इसराइल ने भी खिलाफ वर्जी की। जैसे ही हमने मुआहदा किया इसराइल ने हमला कर दिया और इतने ज़्यादा बॉम्ब गिराए जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैं इसराइल से खुश नहीं हूँ। जब मैंने कहा कि तुम्हारे पास अब 12 घंटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुम पहले ही घंटे में जाकर उन पर सब कुछ गिरा दो। इसलिए मैं उनसे खुश नहीं हूँ, मैं ईरान से भी खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर इसराइल ने आज सुबह सिर्फ इसलिए हमला किया कि एक रॉकेट जो शायद गलती से दागा गया और कहीं गिरा भी नहीं था, तो मैं इस पर वाकई नाराज़ हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ। These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. Israel, calm down, because they went on a mission this morning. I got to get Israel to calm down now. I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. ट्रंप जो माजी के किसी भी अमरीकी सदर से ज़्यादा इसराइल के हामी ख्याल किए जाते हैं, और ट्रंप ने इसराइल के लिए वो कुछ किया जो माजी के किसी सदर ने नहीं किया। ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर बॉम्ब गिरा दिए। उन्होंने इसराइल की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान पर बॉम्ब गिराने पर इसराइल के लिए वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो माजी में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किए। और ये एक बार फिर सदर ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत की निशानदही करता है। इसके अलावा इस दौरान ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइल इन बॉम्ब्स को मत गिराओ, अगर तुमने ऐसा किया तो ये एक बड़ी खिलाफ वर्जी होगी, अपने पायलट्स को फौरन वापस बुलाओ। इसके अलावा ट्रंप ने एक पोस्ट में ये भी कहा कि चीन अब ईरान से तेल खरीदना जारी रख सकता है। उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी वाफर मिकदार में खरीदारी करेगा। इसको मुमकिन बनाने का एजाज़ मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने अपने सरकारी जहाज़ एयरफोर्स 1 में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन करके उन्हें ईरान पर मज़ीद हमलों से रोक दिया है। और इसराइल और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप के दबाव में आकर ईरान पर किए जाने वाले हमले को नुमाया तौर पर महदूद कर दिया है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मीडिया से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में नेटो इजलास के लिए रवाना होने से पहले नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और ईरान पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। एक सीनियर इसराइली ओहदेदार के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि मुकम्मल मनसूखी मुमकिन नहीं, लेकिन हमला महदूद कर दिया जाएगा। जिसके बाद हमले के बड़े हिस्से को मनसूख कर दिया गया और सिर्फ तेहरान के बाहर एक रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। जबकि व्हाइट हाउस ज़राए ने बताया कि ट्रंप ने इंतहाई सख्त और दो टोक अंदाज में नेतन्याहू को इसराइली हमलों से मुतालिक अपनी मुखालफत से आगाह किया। जरिए के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को वाज़ेह तौर पर बताया कि जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए ये करना ज़रूरी है और नेतन्याहू ने भी सूरत हाल की संगीनी और सदर ट्रंप के खदशात को अच्छी तरह समझ लिया। इस गुफ्तगू के बाद सदर ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इसराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा।
तमाम तैयारे ईरान की जानिब एक फ्रेंडली प्लेन वेव देते हुए वापस आ जाएंगे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जंगबंदी नाफिज है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। इसी तरह इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने भी ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल की तस्दीक करते हुए एक पोस्ट में कहा है कि जंगबंदी आज सुबह 7 बजे के लिए तय थी और सुबह 3 बजे इसराइल ने तेहरान के मरकज़ में भरपूर हमला किया, जिसमें ईरानी रजीम के अहदाफ को निशाना बनाया गया और बसीज फोर्स और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सैकड़ों एहलकारों को मारा गया। जंगबंदी के नाफिज होने से कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलों की एक बारिश कर दी, जिनमें से एक ने बेरशिबा में हमारे 4 शहरियों की जान ले ली। इसके बाद 7 बजे जंगबंदी नाफिज हो गई, मगर 7:06 पर ईरान ने इसराइली इलाके पर एक मिसाइल फायर कर दिया और फिर 10:25 पर मजीद 2 मिसाइल दागे गए। ये मिसाइल या तो रोक लिए गए या खुले इलाकों में गिरे और इन हमलों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान की खिलाफ वर्जियों के जवाब में इसराइली फिजाइया ने तेहरान के करीब एक रडार सिस्टम को तबाह कर दिया और सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद इसराइल ने मजीद हमलों से गुरेज किया। इसराइल ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहा है और इसके जवाब में तेहरान में महदूद हमले का दावा कर रहा है और इस सिलसिले में उसने तेहरान में रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। तेहरान में होने वाले इस इसराइली हमले की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक इमारत पर इसराइली हमले से होने वाले धमाके के असरात देखे जा सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जबकि ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने जंगबंदी से पहले ईरान में होने वाले इसराइली हमलों के जवाब में मिसाइल दागे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान ने बेरशिबा पर 6 मिसाइलों से हमला किया है, जिसके नतीजे में 4 इसराइली हलाक और 22 जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा तल अवीव और वस्ती इसराइल में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान की जानिब से इसराइल में होने वाले ताज़ा हमलों की वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनमें तबाही के मनाजिर वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। बेरशिबा में इमारत पर हमले की सीसीटीवी वीडियो समेत मुख्तलिफ वीडियोस सामने आई हैं, जिनमें मिसाइल इमारत से टकराते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोस में हमले के नतीजे में होने वाली तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर तबाहशुदा इमारत के मलबे को देख सकते हैं। इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है, सड़क पर मौजूद गाड़ियाँ भी तबाह हो गई हैं। इन हमलों से पहले इसराइल ने भी ईरान में मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए हैं, जबकि ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस ने तेहरान में एक और इसराइली हरमेस ड्रोन को मार गिराया है। इसी तरह ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी से पहले इसराइल ने तेहरान में एक और जौहरी साइंसदान को शहीद कर दिया है, जिनका नाम मोहम्मद रज़ा सिद्दीकी है। और इसके साथ ही 13 जून से शुरू होने वाले इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ईरानी जौहरी साइंसदानों की तादाद 17 हो गई है, जबकि इन हमलों से मुताल्लिक इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उन्होंने मगरबी ईरान के अंदर 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। वाज़ेह रहे कि 13 जून को इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के आगाज़ के बाद से दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में 21 जून की रात को अमेरिका ने भी ईरान के 3 अहम जौहरी तंसीबात पर हमले कर दिए थे, जिसके बाद वो भी इस जंग में बाकायदा तौर पर शामिल हो गया था। और गुज़िश्ता रात अमरीकी वज़ारत दिफा ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों की फुटेज भी जारी कर दी है। अमेरिका की जानिब से हमलों के जवाब में ईरान ने कल रात कतर में मौजूद अमेरिका के अल उदेद बेस पर 14 मिसाइल दाग दिए थे। ताहम इन हमलों में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि ज़्यादातर मिसाइल गिरने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। कतर और सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक ने कतर में इसराइली हमलों की मजम्मत कर दी थी। ईरानी मीडिया पर ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल पाकपुर की जानिब से हमले के ऐलान की वीडियो भी जारी कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह العلی العظیم گرامی می‌داریم یاد و خاطره فرماندهان شهید و شهدای اخیر حملات رژیم صهیونیستی در پاسخ به اقدام وحشیانه رژیم پلید آمریکا در بمباران چند مرکز هسته‌ای ایران و در آستانه ماه محرم الحرام عملیات بشارت فتح را باذن الله شروع کنید. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله موفق و مؤید باشید. इसके अलावा ईरानी मीडिया ने कतर की तरफ दागे जाने वाले मिसाइल्स की लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी की है, जिसमें मिसाइल्स को
लॉन्च होते हुए देखा जा सकता है। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाने के बाद ईरान में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और मुख्तलिफ वीडियोज़ में ईरानी शहरियों को सड़कों पर जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। ये सिर्फ कल रात नहीं हुआ, आज भी अब से थोड़ी देर पहले तक ईरानी सड़कों पर जश्न मना रहे। ये देखिए, ये नारे लगाने के लिए लोग बाहर आए हैं। मार बार इजराइल, मार बार अमेरिका, और एक और नारा लगाया गया, रहबर अगर हम आए हैं, सुप्रीम लीडर अगर हम आए हैं तो आपके लिए आए हैं। ये मेरे ख्याल में इतनी शिद्दत का स्पिरिट मैंने आज तक नहीं देखा। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने गुज़िश्ता रात इराक में अमेरिका के ताजी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो भी जारी की है, जिसमें ड्रोन से होने वाली तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से ईरानी हमलों पर रद्द अमल का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, मगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने गैर मामूली तौर पर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हमले को कमज़ोर करार दिया और लिखा कि ईरान ने हमारी जानिब से उनकी न्यूक्लियर तंसीबात की मुकम्मल तबाही के जवाब में एक बहुत कमज़ोर रद्द अमल दिया है, जिसकी हमें पहले ही तवक्को थी और हमने इसका मौसर तरीके से मुकाबला किया है। कुल 14 मिसाइल दागे गए, जिनमें से 13 को मार गिराया गया और एक को आज़ाद छोड़ दिया गया क्योंकि वो किसी खतरनाक सिमत में नहीं जा रहा था। ट्रंप ने मजीद लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई भी अमरीकी ज़ख्मी या हलाक नहीं हुआ और नुकसान भी ना होने के बराबर हुआ। सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने शायद अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद है कि अब मजीद नफरत नहीं होगी। मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें पेशगी इतला दी, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई और कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। शायद अब ईरान खित्ते में अमन और हम आहंगी की तरफ बढ़ सके और मैं पूरे जोशो खरोश से इसराइल को भी यही करने की तरगीब दूंगा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। इस पोस्ट के चंद मिनट बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट में ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का ऐलान करते हुए लिखा कि सबको मुबारक हो। ये बात मुकम्मल तौर पर तय पा गई है कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल और टोटल जंगबंदी होगी, जो तकरीबन 6 घंटे बाद नाफिज होगी, जब दोनों ममालिक अपनी आखिरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर चुके होंगे, जो 12 घंटे तक जारी रहेगी और उसके बाद जंग को सरकारी तौर पर ख़त्मशुदा करार दिया जाएगा। जंगबंदी का बाज़ाब्ता आगाज़ ईरान करेगा और 12वें घंटे पर इसराइल अपनी जंगबंदी का आगाज़ करेगा। 24 घंटे मुकम्मल होने पर 12 रोज़ा जंग के खात्मे को दुनिया भर में तस्लीम किया जाएगा और इसे खराज तहसीन पेश किया जाएगा। हर मरहले की जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाइज्जत रवैया इख्तियार करेगा, यह फ़र्ज करते हुए कि सब कुछ दुरुस्त तरीके से होगा। मैं दोनों ममालिक इसराइल और ईरान को इस्तकामत, जुर्रत और फहम फ़िरासत पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस जंग को ख़त्म कर दिया जिसे 12 रोज़ा जंग कहा जाना चाहिए। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये कभी नहीं होगा। ट्रंप के इस गैर मामूली ऐलान के बाद ईरान और इसराइल ने भी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। इसके अलावा कतरी वज़ीर आज़म ने भी आज लबनानी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला करके कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, जिसे हम सख्ती से और पूरी शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं। हमें ईरानी हमले ने हैरत में डाल दिया। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमला करके कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, जिसकी हम सख्ती से और पूरी शिद्दत के साथ मजम्मत करते हैं। कतर पर हमला एक नाकाबिल कबूल अमल है। हमें ईरानी हमले ने हैरत में डाल दिया। कतर के अमीर से अमरीका के सदर ने फ़ोन पर बात की, जिसमें इन वाक़यात पर गुफ्तगू हुई और इस वाक़े का जवाब देने के तरीक़ों पर बात हुई। हमारे अमरीकी दोस्तों ने तजवीज़ दी कि रियासत कतर ईरानियों से रब्ता करे ताकि ये जाना जा सके कि वो जंगबंदी के लिए किस हद तक तैयार हैं। हमने ईरानियों से रब्ता शुरू किया और उसके बाद अमरीकी सदर की जानिब से ऐलान सामने आया, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। फिर अभी चंद मिनट पहले कतर के अमीर को ईरानी सदर की तरफ से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। जो कुछ कल हुआ वो सिर्फ कतर की हुकूमत के लिए ही नहीं बल्कि कतर के अवाम के लिए भी एक धचका था। जंगबंदी के हवाले से हम उस राब्ते से खुश हैं जो कतर के अमीर और उनके अमरीकी और ईरानी हम मनसबों के दरमियान हुआ। अब गर्द बैठ चुकी है। इस सारी सूरत हाल में ईरानी जश्न तो मना रहे हैं, मगर क्या वो अब मुतमईन है, ईरान के जवाब से मुतमईन है या मज़ीद जवाब चाहते हैं? और क्या उनको आगे उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा, ईरान की मईशत से पाबंदियाँ हट जाएंगी? और आज इसराइल ने जो हमले किए उसमें ईरान में कितना नुकसान हुआ है? तेहरान से हमारे साथ साफ ही मौजूद हैं जॉन हुसैन। जॉन हुसैन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जो ज़ाहिर ट्रंप नाराज़ हैं और इसराइल से वो ज़्यादा नाराज़ हैं कि उन्होंने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी भी की है। कल आप हमारे साथ मौजूद थे जब ईरान की तरफ से कतर में जो बेस है अमेरिका का, उस पर हमले किए गए और आपने लाइव मनाजिर दिखाया आवाम को कि किस तरीके से जो तेहरान पर हमले हो रहे हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। उस वक्त से लेकर सीज़ फायर तक और सीज़ फायर के बाद क्या इसराइल ने बहुत खिलाफ वर्जियां की हैं? क्योंकि आप ही ने रिपोर्ट किया कि 100 से ज़ायद ईरानी शहीद हुए हैं।
जी थैंक यू शाहजेब। अच्छा पहले तो सीज फायर की वायलेशंस के ऊपर अगर बात करें, यहाँ पे जो रिपोर्ट हुआ है वो रिपोर्ट ये हुआ है लोकल मीडिया की तरफ से कि बलबोसर के इलाके में एक खाली फील्ड के ऊपर जहां पे कहा जा रहा था कि रेडार सिस्टम को मार दिया, ऐसा नहीं है। रेडार की एक इक्विपमेंट लगी हुई थी एक फार्मर की, किसान की, तो उसके ऊपर जो है वो सिविलियन इक्विपमेंट के ऊपर उसके ऊपर डैमेज हुआ है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि लास्ट अटैक जो हुआ था वो ईरान की 22nd वेव IRGC की थी और वो सुबह के 4 बजे लॉन्च हुआ और बीरशेबा में इसराइल में हिट किया। तो उसके नतीजे में इसराइल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसराइल ने शायद कुछ किया है लेकिन कंफर्म्ड नहीं है। दूसरा ये कि जराये के मुताबिक मालूम होता है, मुख्तलिफ खबरों में आ रहा है कि जो नंबर्स हैं उनके वो इंक्रीज हो गए हैं डेथ्स की, लेकिन उसके ऊपर भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मैं ऑफिशियल से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तो जाहिर है बहुत ज्यादा बिजी हैं सब लोग, तो रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं आ रहा। बहरहाल अनादोलू एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया है कि शहादतें हुई हैं कल भी इसराइल की अग्रेशन के रिस्पॉन्स में, और प्योरली सिविलियन जो है वो सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया है। तो दैट इज द अपडेट फ्रॉम द सीज फायर। ट्रंप का जो 12 घंटे का अल्टीमेटम था ईरान को, तो अराक्ची साहब ने बोल दिया था कि 4 बजे अगर अग्रेशन खत्म नहीं हुई तो हम स्ट्राइक करते रहेंगे, और 4 बजे बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा हो गया। कोई ड्रोन इंटरसेप्शंस, कोई ऐसी चीज जो है वो नजर नहीं आई। तो आई वुड से कि 4 बजे जो ईरान ने लास्ट शॉट जो किया, आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द सीज फायर। और आपने भी जो ईरानी अवाम है वो जब सेलिब्रेशंस कर रहे थे उसके मनाजिर भेजे कि किस तरीके से सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस टीवी भी रिपोर्ट कर रहा था कि अब भी, कल भी रात को भी और अब भी जो है लोग खुश हैं। तो अब इस वक्त लोग खुश हैं कि जितना ईरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया उतना बहुत, और अमन हो जाए तो बेहतर। जी शाहजेब, बिल्कुल ऐसे ही जनरल परसेप्शन लोगों का, जब तक बात की लोगों से, लोग यही कह रहे हैं कि ईरान ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज इसराइल को मुख्तलिफ एयर बेसिस पे, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स पे पहुंचाया है, कॉन्फिडेंशियल फैसिलिटीज़ पे भी पहुंचाया है। और ऑन द अदर हैंड लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे उनको मीट नहीं करा सके। यूरेनियम इनरिचमेंट भी इंटैक्ट है क्योंकि रेडिएशन नहीं हुई, और एट द सेम टाइम रेजीम चेंज, तो खैर बहरहाल वो तो सवाल खत्म ही हो गया पिक्चर से। तो लोग यही कह रहे हैं कि इट हैज बीन अ ट्रेमेंडस विक्ट्री फॉर ईरान, और ईरान को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहरहाल मुझे एक दो लोगों ने ये भी कहा, जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, रुकना नहीं चाहिए, मारते रहना चाहिए, इसराइल को अटैक करते रहना चाहिए। तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ द जनरल पीपल। मतलब जब ज़ाहिर इन तमाम हमलों से पहले जब ईरान के और अमेरिका के न्यूक्लियर डील के हवाले से चल रहे थे मुज़ाकरात, तो ईरानी अवाम के हवाले से खुद प्रेस टीवी ने, वहाँ के लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो चाहते हैं कि जी डील हो जाए, आगे मामला बढ़े जाए। अब लोग चाह रहे हैं कि जी अब मुज़ाकरात की मेज़ पर जाएं, डील करें, ईरान की मईशत खुले, पाबंदियां हटें। इस वक्त क्या तासुरात हैं उनके? जी बिल्कुल, जनरल अवाम यही चाहती है कि यहाँ पे सैंक्शंस हटें और नेगोशिएशंस हो, बट देन अगेन लोग यही कह रहे हैं कि इक्वल ग्राउंड पे अब जो नेगोशिएशंस होंगी, उम्मीद ये है लोगों को कि इक्वल फुटिंग पे होगी, प्रेशराइज नहीं होगी, इन्फोर्स नहीं होगी, इम्पोज नहीं होगी। तो लोग यही जवाब दे रहे हैं कि अगर नेगोशिएशंस होती भी हैं तो वो जो है वो इक्वल बेसिस पे हो। ऑन द सेम साइड ऑफिशियल्स का कहना ये है इनफॉर्मली कि अब जो नेगोशिएशंस होंगी वो दोबारा इनडायरेक्ट चैनल्स के ही थ्रू होंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू अभी तक ईरान नेगोशिएट नहीं करेगा। बट दैट ओनली टाइम विल टेल आफ्टर पॉलिसी हैज बीन मेड, आफ्टर डिसीजन हैज बीन मेड। और जो 3 हमले अमेरिका की तरफ से किए गए, वहाँ का मीडिया, वहाँ के जो सरकारी आपके ज़राए हैं या फिर अवाम, उन सबको यकीन है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है उन 3 हमलों में। जी मैंने मुख्तलिफ ऑफिशियल से, आगे महलती कुम में मैंने आगे नौरूजी जो इस्फहान में, उनसे म्यूनसिपैलिटी के लोगों से मैंने बात की। उन्होंने बताया कि कोई रेडिएशन डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि अमूमी तौर पे पता ये होता है कि ज़ाहिर शर्नोबल का इंसिडेंट, फुकुयामा का इंसिडेंट आपके सामने, कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक होता है तो रेडिएशन का बहुत खदशा होता है और लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसी रेडिएशन लीक नहीं है। लोगों ने, कुम के मकामी लोगों ने भी मुझे बताया कि कोई इवैक्यूएशन प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई जो ऐसी रेडिएशन की तासुरात है वो नहीं आ रही। एट द सेम टाइम ऑफिशियल्स ने जो इनफॉर्मली कहा है वो यही कहा है कि स्टॉक पाइल ऑफिशियली खैर अब डिक्लेयर हो गया है कि स्टॉक पाइल इन्होंने मूव कर लिया था। पर्टिकुलरली जो मुझे जो पता है वो ये पता है कि 16th और 17th को जून को स्टॉक पाइल ऑलरेडी मूव किया जा चुका था, या 17th और 18th को, और 20 और 21 जून को। बहरहाल रिपोर्टिंग यही होती है, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही आ रही है कि नो सिग्निफिकेंट डैमेज हैज बीन डन। और अब जो नई फैसिलिटी पे मूव हुआ है इनका इनरिच्ड यूरेनियम, वो भी अब कॉन्फिडेंस के साथ आई थिंक नजर आ रहा है यहाँ पे कि लोग कॉन्फिडेंट है कि अब तो और ज्यादा आजादी है ईरान को अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए।
बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन तेहरान से तफसीलात बता रहे थे कि ईरानी अवाम क्या सोच रहे हैं, मगर खुद मगरबी मीडिया में भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है या फिर सदर ट्रंप का दावा गलत है। इस हवाले से हम बहुत हकाइक आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि बरतानवी मीडिया और अमरीकी मीडिया सवाल उठा रहा है कि अमरीकी हमलों में ईरान की तीनों जौहरी तंसीबात खास तौर पर फुर्दो तबाह हुई या नहीं, और कहीं ईरान ने पहले ही इन तंसीबात से अफजोदा यूरेनियम मुंतकिल तो नहीं कर दी थी। अमरीकी मीडिया में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि ईरान की एक और खुफिया न्यूक्लियर तंसीब भी है और मुमकिन तौर पर मवाद वहाँ मुंतकिल कर दिया गया था और शायद अमरीका के B-2 बमबार तैयारों से वो मकासद हासिल नहीं हो सके जिसका सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं। मगर ट्रंप अमरीकी मीडिया में उठाए जाने वाले इन सवालात से खुश नहीं हैं और ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन का दिफा किया और एक बार फिर इस ऑपरेशन की कामयाबी का दावा करते हुए अमरीकी मीडिया पर सख्त तनकीद की और कहा कि मुझे लगता है कि वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इन B-2 पायलट्स ने नाकाबिले यकीन काम किया और आप झूठी खबरों के बारे में जानते हैं, जैसा कि खास तौर पर CNN वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम इस बात से तो मुत्तफिक हैं कि वो जगह तबाह हुई, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा तबाह नहीं हुई। ये सब झूठी खबरें हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्होंने साथ ही माफ़ी का भी मुतालबा किया। I think it's been completely demolished. Those B-2 pilots did an unbelievable job. And, you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. It's all fake news, but they should not have done that. Iran will never rebuild its nuclear. From there? Absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. That place is gone. I think CNN ought to apologize to the pilots of the B-2s. I think that MSDNC ought to apologize. These networks and these cable networks are real losers. The CNN, because I watch it. I have no choice. I got to watch that garbage. It's all garbage. It's all fake news. The people that run it ought to be ashamed. इसके अलावा जब अमरीकी नायब सदर JD Vance से सवाल हुआ कि क्या आपको यकीनी तौर पर पता है कि ईरान की सारी अफजोदा की गई यूरेनियम कहाँ है, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। Do you know for sure where all the highly enriched uranium is? Well, Brett, I think that's actually not the question before us. The question before us is, can Iran enrich the uranium to a weapons-grade level, and can they convert that fuel to a nuclear weapon? And we know, based on the success of our mission, that the two mission objectives are completely successful. We know that they cannot build a nuclear weapon. Now, you asked about the highly enriched uranium. Yeah, like 900 pounds of it. But what we know, Brett, is that uranium is something that exists in very large supply. Our goal was to bury the uranium, and I do think the uranium is buried, but our goal was to eliminate the enrichment and eliminate their ability to convert that enriched fuel into a nuclear weapon. इस सारी सूरत हाल में ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अमरीकी हमले से पहले ही फुर्दो समेत अपनी तीनों न्यूक्लियर तंसीबात को खाली करा लिया था, जबकि ईरानी कानून साज के मुताबिक फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को ज़्यादा नुकसान ही नहीं पहुंचा और फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब को सिर्फ ज़मीनी नुकसान पहुंचा है जिसे बहाल किया जा सकता है। जबकि अमरीकी दिफाई कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से ली गई फुर्दो न्यूक्लियर तंसीब पर अमरीकी हमले से पहले और बाद की तस्वीर से हमले के असरात का पता चलता है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 20 जून यानी अमरीकी हमले से एक दिन पहले की तस्वीर है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान की ये अहम जौहरी तंसीब के अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता सही सलामत है और इसके इर्द गिर्द भी सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है। मगर अमरीकी हमले के बाद यानी 22 जून की तस्वीर में सूरत हाल मुख्तलिफ है और स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहाड़ के अंदर बनाई गई इस तंसीब के ऊपर दो मुख्तलिफ मकामात पर कम अज़ कम 6 बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जो इस दावे की तस्दीक करते नजर आते हैं कि वाकई बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। इसी तरह अमरीकी दिफाई कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज़ ने इतवार को मुतादिद सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी, जिनमें ईरान की फुर्दो जौहरी तंसीब में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों से पहले की सरगर्मियाँ दिखाई गई हैं। ये तस्वीर अमरीकी हमले से पहले जुमेरात और जुमे को ली गई थी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में हैवी ट्रक्स समेत मुख्तलिफ गाड़ियाँ फुर्दो की इस जौहरी तंसीब के अंदर जाती हुई नजर आती हैं और इन्हीं तस्वीर की बुनियाद पर यह दावा भी सामने आ रहा है कि ईरान ने फुर्दो से ज़ख़ीरा शुदा मवाद हमले से पहले ही मुंतकिल कर दिया था। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मीडिया में अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी हमलों से पहले ही ईरान ने 400 किलोग्राम से ज़ायद इंतहाई अफजोदा किया गया यूरेनियम किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था, जिसे अगर इस्तेमाल किया जाए तो 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान से मिसाइल दागने का तबादला ख़त्म हो सकता है, लेकिन जंग का सबसे बड़ा मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ,
कि ईरान का तकरीबन जौहरी बॉम्ब बनाने के ग्रेड का यूरेनियम कहाँ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तस्लीम किया था कि तनाज़े के सिर्फ 5 दिन बाद इसके मुआयनाकार ईरान के 409 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम का सुराग खो बैठे थे, जो इतना ज़्यादा है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई न्यूक्लियर हथियार बनाने का फैसला कर लें तो 10 जौहरी वॉरहेड्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। अमरीकी रेगुलेटर्स के जारी करदा तखमीनों के मुताबिक यूरेनियम का ये ज़ख़ीरा 36 इंच ऊंचाई वाले 16 सिलेंडर्स में रखा जा सकता है या बड़े स्कूबा डाइविंग टैंक के बराबर सिलेंडर में भी रखा जा सकता है। हर सिलेंडर का वजन तकरीबन 25 किलोग्राम होगा और ये इतना हल्का होगा कि पैदल या किसी छोटी सी गाड़ी के पीछे रखकर खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। अगरचे इसराइल और अमेरिका ने बज़ाहिर ईरान के अफजोदगी के बुनियादी ढांचे को मुस्तकबिल करीब के लिए मौसर तौर पर तबाह कर दिया है, ताहम अब तक के शवाहिद मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं हैं। लेकिन ख़तरा यह है कि जो यूरेनियम पहले ही तकरीबन न्यूक्लियर हथियार बनाने के मेयार तक पहुँच चुका है, उसे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए छुपाया जा सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वो अब भी पुरुमीद हैं कि एक पायदार जंगबंदी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत की बहाली और मुआयनाकारों की वापसी की राह हमवार कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, अब खुद इसराइली माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी जौहरी बॉम्ब बनाने की सलाहियत और मवाद मौजूद है और पहले से अफजोदा किया गया यूरेनियम किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया गया है और महफूज है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में खुद इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद की साबिक रिसर्च डायरेक्टर सीमा शाइन का मौक़िफ़ शाया हुआ है, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। इसराइली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में 30 साल से ज़ायद अरसा खिदमत अंजाम दे चुकी हैं और उन्होंने 2015 में ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुआहदे में अमेरिका और बरतानिया के साथ भी काम किया था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीमा शाइन ने बताया है कि ईरान के पास ऐसे खुफिया मकामात मौजूद हैं जहां पर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस रखे हुए हैं जो न्यूक्लियर हथियारों के मयार का यूरेनियम बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत ने अपनी 3 मारूफ जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी से पहले ही बड़ी मिकदार में अपने इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा शाइन ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि तेहरान के पास जौहरी बॉम्ब बनाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हो सकती हैं और मुझे यकीन है कि उनके पास कहीं पर एक खुफिया जगह है जहां हज़ारों नहीं तो सैकड़ों सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद हैं। साथ ही उनके पास पूरे ईरान में मुख्तलिफ जगहों पर मवाद मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान अभी कुछ नहीं कर सकता, कल भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुस्तकबिल में ईरान के पास बॉम्ब बनाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइली और अमरीकी तैयारों ने ईरान के मारूफ जौहरी मराकिज़ फुर्दो, नेतन्स और इस्फहान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन मज़कूरा दीगर खुफिया तनसीबात तकरीबन यकीनी तौर पर वजूद रखती हैं। ईरानी जौहरी साइंसदानों और आला फौजी अफसरान के कत्ल ने ईरानी क़यादत को अफरा तफरी में मुब्तला ज़रूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ख़तरा बाकी है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का अंदाज़ा है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है जो 60% अफजोदा किया गया है और इसे अगर हथियारों के मयार तक यानी 90% तक अफजोदा कर दिया जाए तो ये मटीरियल 9 से 10 जौहरी बॉम्ब्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि हालिया हमलों के बाद इस मवाद का क्या बना, लेकिन बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि इस मवाद को पहले ही कहीं मुंतकिल कर दिया गया था। इसराइली माहिर सीमा शाइन ने मजीद कहा कि 60% अफजोदा किए गए यूरेनियम पर तवज्जो देना शायद एक धोखा भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास टनों के हिसाब से ऐसा यूरेनियम मौजूद है जो 25% तक अफजोदा किया गया है और अगर ईरान सेंट्रीफ्यूजेस को बरकरार रखता है तो इस मवाद को भी हथियारों के मयार तक लाया जा सकता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ऐसा कैसे करना है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है जो ईरानी नहीं जानते। रिपोर्ट के मुताबिक एक अलहदा सोर्स जो इस मामले की गहरी मालूमात रखती है और जिसका नाम दी टेलीग्राफ जाहिर नहीं कर सकता, वो इस बात पर ज़्यादा पुरएतमाद थे कि कम अज़ कम फ़िलहाल के लिए ईरानी जौहरी प्रोग्राम की बुनियादी रुकावटों से निमट लिया गया है। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ज़्यादातर अफजोदा यूरेनियम कहीं और ज़ख़ीरा किया जा रहा है, लेकिन ये मकामात हमें मालूम हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 अहम साइंसी रुकावटों यानी अफजोदगी और हथियार बनाने के अमल को फ़िज़ाई हमलों और कई साइंसदानों के कत्ल के ज़रिए नुमायाँ तौर पर नुकसान पहुँचा दिया गया है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तकरीबन 4 दिहाइयों से जारी है। हमारा मकसद 100% तबाही पहुँचाना था। क्या हमने 100% काम मुकम्मल कर लिया? इसका जवाब है नहीं, लेकिन हमने बहुत कुछ कर लिया है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुमायाँ तौर पर कमज़ोर कर दिया है। इसके अलावा ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूक्लियर एक्सपर्ट बेकी एलेक्सिस मार्टिन ने टेलीग्राफ को बताया कि अगरचे ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस वक्त वाज़े तौर पर तबाह हो चुका है, लेकिन अगर जौहरी हथियार बनाने के काबिल यूरेनियम को तबाह या ज़ब्त नहीं किया गया तो इसकी रीबिल्डिंग हमारी तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से मुमकिन हो सकती है। बेस्ट केस सिनेरियो यह है
कि अगर ईरान के पास मौजूद हथियार बनाने के काबिल यूरेनियम तबाह कर दिया गया है तो उन्हें यूरेनियम की माइनिंग, मिलिंग, प्रोसेसिंग और अफजोदगी का अमल शुरू करना पड़ेगा, जो कई साल ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रेटेजिक मंजरनामा ड्रामाई तौर पर बदल जाएगा। बेकी एलेक्सिस मार्टिन ने मजीद कहा कि चाहे ईरान की बड़ी अफजोदगी की तंसीबात को कामयाबी से तबाह कर दिया गया हो, मगर ईरान छोटे और खुफिया मकामात के जरिए अफजोदगी का अमल मुकम्मल कर सकता है और अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से दोबारा तामीर कर सकता है। खुद ईरान के अंदर कम अज़ कम मौजूदा हंगामी सूरत हाल के दौरान क़यादत में तब्दीलियाँ होती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने पासदारान इनक़िलाब को मुल्क के बैरूनी जारियत से दिफा और दाखिली मामलात से निमटने के लिए मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। एक बाखबर ईरानी ज़राए के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब की ताकत, असर व सूख और कंट्रोल में इजाफा हो रहा है। 1979 के इनक़िलाब के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया ये इदारा ईरान की बाकायदा फ़ौज से अलग और ख़ुद मुख्तार तौर पर काम करता है। इस एहलकार के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब मौसर तरीक़े से मुल्क चला रहे हैं और इसका दिफा कर रहे हैं। गायब होने वाले यूरेनियम के हवाले से आलमी ख़दशात पर तबसरा करते हुए इस एहलकार ने किसी भी बैनुल अक़वामी ख़तरे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह मवाद महफूज है और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ईरान में आला ओहदों पर मौजूद बहुत से अफराद को भी नहीं मालूम कि आप जिस यूरेनियम की बात कर रहे हैं वो कहाँ है। उसे तलाश ना करें, वो महफूज है और किसी के लिए ख़तरा नहीं है। मगरबी मीडिया में ये दावे हो रहे हैं, हालांकि नेतन्याहू और ट्रंप कामयाबी क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा इसी माह यह दावा सामने आया था कि ईरान ने यूरेनियम की अफजोदगी के लिए एक और खुफिया तंसीब कायम की हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की यूरेनियम अफजोदगी की मरकजी तंसीबात को अमरीकी हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। लेकिन इसी महीने ईरान ने दावा किया था कि उसके पास यूरेनियम अफजोदगी की एक और साइट मौजूद है जो एक महफूज और नाकाबिल तस्खीर मकाम पर मौजूद है और जल्द ही वहां सेंट्रीफ्यूजेस की तनसीब शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एटमी तवानाई के इदारे के उस वक्त के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने यह ऐलान 12 जून को किया था और यह ऐलान इस पेशरफ्त के फौरी बाद किया गया था जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकामी पर ईरान को तनकीद का निशाना बनाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि यह नई साइट मुकम्मल तौर पर तामीर शुदा है और एक नाकाबिल तस्खीर और महफूज मकाम पर मौजूद है। जैसे ही यहाँ सेंट्रीफ्यूजेस की तनसीब और सेटअप मुकम्मल हो जाएगा तो अफजोदगी का अमल शुरू हो जाएगा। मोहम्मद इस्लामी का यह ऐलान एक सरप्राइज था और अब तक ना तो उनके दावे की कोई तस्दीक हुई है और ना ही ऑफिशियली कोई इशारा मिला है कि ये नई साइट कहाँ वाक़ है। मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी इस दावे की सच्चाई का जायज़ा नहीं लिया। साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या किसी गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से भी इस बयान पर कोई नुमाया अवामी रद्द अमल सामने नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने रिपोर्टर्स को बताया था कि यह साइट कई सालों से ज़ेरे तामीर है और ईरान ने एजेंसी को वहां तक रसाई नहीं दी है। वो हमसे कहते हैं कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शायद ये नई साइट जो ईरान की यूरेनियम अफजोदा करने वाली तीसरी साइट हो सकती है, ये भी ज़ेरे ज़मीन बनाई गई है। जैसे फुर्दो और नेतन्स हैं जिन्हें बमबारी का निशाना बनाया गया है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि वहाँ कोई सेंट्रीफ्यूज नस्ब तो नहीं किया गया और यहाँ तक कि ये भी वाज़ेह नहीं है कि यह साइट वाकई इतनी तैयार है जितना कि मोहम्मद इस्लामी ने बताया था। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के डेविड अल्ब्राइट ने लिखा है कि मुमकिना तौर पर यह नई साइट नेतन्स के जनूब में एक पहाड़ के नीचे मौजूद है जो सतह समंदर से तकरीबन 1 मील बुलंद है और इस पहाड़ की ऊंचाई फुर्दो के पहाड़ से तकरीबन आधा मील ज़्यादा है। डेविड अल्ब्राइट के मुताबिक यह साइट बज़ाहिर लार्ज स्केल सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉलेशन के मकसद के लिए बनाई गई है। अंदाजे के मुताबिक अगर यह साइट जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूजेस के साथ ऑपरेशनल हो जाती है तो ईरान 3 महीनों में इतनी मिकदार में इंतहाई अफजोदा यूरेनियम पैदा कर सकता है जो 19 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी हो। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त ईरान ने यह भी ऐलान किया था कि वो फुर्दो में पुराने सेंट्रीफ्यूजेस को जदीद तरीन इक़साम के सेंट्रीफ्यूजेस से तब्दील कर देगा, मगर यह भी वाज़ेह नहीं है कि फुर्दो पर बमबारी से पहले ईरान ने सेंट्रीफ्यूजेस की तब्दीली कर दी थी या नहीं। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज के इब्तिदाई तज्ज़िये के मुताबिक फुर्दो जौहरी तनसीब जो गुज़िश्ता 26 साल से अमरीकी और इसराइली अस्करी मनसूबा साजों का हदफ रही है, उसे हमले में शदीद नुकसान तो पहुंचा है लेकिन यह मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई है। तहम 2 इसराइली हुकाम के मुताबिक इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान ने हालिया दिनों में इस मकाम से आलात और यूरेनियम मुंतकिल कर दिया था। मज़ीद ये कि ऐसे बढ़ते हुए शवाहिद सामने आ रहे हैं कि सदर ट्रंप की बार बार दी जाने वाली फौजी कार्रवाई की धमकियों से बाखबर होकर ईरान ने
400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफजोदा था उसे पहले ही मुंतकिल कर दिया था। ये 60% अफजोदा किया गया यूरेनियम ईरान के एक और जौहरी कॉम्प्लेक्स में जो कदीम दारुल हुकूमत इस्फहान के करीब वाक़ है वहाँ गहराई में ज़ख़ीरा किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि ये यूरेनियम आखिरी बार अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों की टीम ने इसराइल के ईरान पर हमले शुरू करने से 1 हफ्ता पहले देखा था। इतवार को CNN को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ईरान ने कभी ये बात खुफिया नहीं रखी कि उन्होंने इस मवाद को महफूज रखा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों को साजो सामान की मरम्मत और दोबारा नस्ब करने में कितना वक्त लगेगा ये तो वाज़ेह नहीं है, ताहम गालिब इम्कान है कि ये अमल कई सालों पर मुहित होगा। लेकिन ईरान शहर के जनूब में नतंस न्यूक्लियर तनसीब का एक नया और गहरा मुतबादिल तैयार कर रहा है। ईरानी हुकाम ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया था कि उन्होंने इस तनसीब को अभी खोला नहीं है, लिहाजा वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान वाकई जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो बाज़ाब्ता तरदीद करता है तो उसे तारीखी तौर पर दुनिया की किसी भी जौहरी क़ुव्वत बनने वाली कौम से ज़्यादा वक्त लग रहा है। अमेरिका ने 4 साल के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया था और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब तैयार कर लिए थे। सोवियत यूनियन ने सिर्फ 4 साल बाद 1949 में पहला एटमी तजर्बा कर दिया था, जबकि भारत, पाकिस्तान और इसराइल ने भी ये अमल तेज़ी से मुकम्मल कर लिया था। मगर ईरानियों को ये काम करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इसराइल की जानिब से कई साल पहले तेहरान के एक गोदाम से चुराई गई दस्तावेज़ात की एक आर्काइव से पता चला था कि ईरानी इंजीनियर्स न्यूक्लियर ट्रिगर्स और दीगर आलात पर काम कर रहे थे जो सिर्फ हथियार को डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल होने थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये काम तकरीबन 2003 के आसपास किया जा रहा था जब इन इंजीनियर्स को वेपनाइजेशन पर काम रोकने की हिदायत दी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख ये भी बताती है कि किसी मुल्क को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के हवाले से यकीन दहानी हासिल करने के लिए तखरीबकारी या फौजी हमलों की निस्बत ज़्यादा मौसर सिफारतकारी का रास्ता रहा है। 15 साल से ज़्यादा अरसा पहले नेतन्स पर अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका हमला जिसमें एक जदीद साइबर हथियार इस्तेमाल किया गया था उससे ईरान के तकरीबन 5000 सेंट्रीफ्यूजेस में से 5वां हिस्सा तबाह कर दिया गया था। लेकिन ईरानी ना सिर्फ इसे दोबारा तामीर करने में कामयाब हो गए बल्कि उन्होंने इससे ज़्यादा जदीद आलात भी नस्ब कर दिए। रवा माह इसराइली हमले से पहले ईरान के पास तकरीबन 19,000 सेंट्रीफ्यूजेस ऑपरेशनल थे और ये सिर्फ उस वक्त हुआ कि जब ओबामा इंतज़ामिया ने 2015 में ईरान के साथ जौहरी मुआहदा किया और तब अमेरिका को मुआयनाकारों की कोशिशों की वजह से ईरान की सलाहियतों की मुकम्मल तस्वीर हासिल हुई और ये मुआयने उस वक्त रुक गए और कई हिफाजती कैमरे भी बंद कर दिए गए जब सदर ट्रंप ने इस जौहरी मुआहदे को एक तबाही करार देते हुए इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। तेहरान ने इसके रद्द अमल में सेंट्रीफ्यूजेस की पैदावार में इजाफा कर दिया, यूरेनियम को उस हद तक अफजोदा करना शुरू कर दिया जो सिर्फ जौहरी हथियार रखने वाली रियासतों के लिए ज़रूरी था। साथ ही ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मुकम्मल अदम ताउन का रवैया इख्तियार कर लिया। अब यह वाज़ेह नहीं है कि हालिया तनाज़े के दौरान ईरान में मौजूद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों को ईरानी हुकूमत दोबारा मुआयने की इजाज़त देगी या नहीं देगी, जो ये वेरीफाई भी करेंगे कि हथियार बनाने की सतह वाला यूरेनियम कहाँ है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि जंग के दौरान तमाम बैनुल-अक़वामी मुआयने मुअत्तल कर दिए गए हैं और अगर वो बहाल भी होते हैं तो ये वाज़ेह नहीं है कि मुआयनाकार फिजिकली बमबारी का शिकार फुर्दों की ज़ेर ज़मीन तनसीब या नतज़ में तबाहशुदा बड़ी अफजोदगी तंजीब तक रसाई हासिल कर सकेंगे या नहीं। आगे क्या होगा? क्या वाकई अब ईरान पर पाबंदियां हटेंगी, मुज़ाकरात होंगे? ट्रंप ये रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। क्या ईरान और इसराइल के दरमियान एक मुस्तकिल जंगबंदी हो गई है? क्या वाकई मुज़ाकरात के जरिए मामलात अब हल हो सकेंगे? हमारे साथ कामरान बुखारी साहब मौजूद हैं। कामरान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया मैं शुमे ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, ज़ाहिर है इस वाक़े को हवाले से हमने आपका मौक़िफ़ भी लिया, ये जंग चल रही थी, आपने बहुत गहरी इस पर नज़र रखी। अब नेतन्याहू के पास बहुत कुछ है अपने अवाम को सेल करने के लिए, सदर ट्रंप पहले से क्रेडिट ले रहे हैं, ईरान में भी अवाम जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर हैं। क्या तसव्वुर किया जाए कि सबको अपना अपना बयानिया भी मिल गया, जंग भी ख़त्म हो गई और अब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर कोई अहम और बड़ा हल निकल सकता है मामले का? नहीं, देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप का यही आउटकम वो चाहते थे कि हर जो एक्टर है, स्टेक होल्डर है, वो कुछ ना कुछ ले जाए ताकि एक डील की तरफ जा सकें। तो देखा आपने कल जो है वो एक कोरियोग्राफ्ड परफॉर्मा जो है जिसको हम परफॉर्मेटिव एक स्ट्राइक की गई जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो ऑफ रैम्प बन गया जंग से निकलने के लिए। तो उसके बाद जो है, क्योंकि वो करना ज़रूरी था, मतलब उन पे हमला हुआ, अमेरिका ने जो अपना 14 GBU-57 गिराए उनकी एटमी तनसीबात पे जो फोर्दो में थी, तो वो
उसके बाद फिर मेज़ पे तो नहीं आया जा सकता था ना, वो उनको भी कुछ दिखाना था, उनको दिखाने दिया। ये ऐसे ही हुआ था जब वो जनरल कासिम सुलेमानी जो IRGC-QF के कमांडर थे, उनको जब हलाक किया गया था, तो उसके बाद भी इसी किस्म की एक ऑफ रैंप दी गई थी। गो कि उस वक्त मज़ीद कोई बातचीत की ज़रूरत नहीं थी और हालात बहुत मुख्तलिफ थे। तो आई थिंक कि उनको भी मिल गया। ज़ाहिर है नेतन्याहू जो हैं वो उनको सियासी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करना था कि वो खासे कमज़ोर थे बहुत सारी वजूहात की बिना पे। तो उन्होंने बेसिकली ये करके दिखाया कि देखें ईरान के ऊपर हमला जो है वो कितने वज़ीर आज़म आए इस मुल्क के और वो नहीं कर सके। मैं वो वाहिद वज़ीर आज़म हूँ, तो मैंने कौमी मुफाद में ये काम किया, तो वो सेल कर सकते हैं। ईरानी जो रियासत है वहाँ ज़रा मामला पेची, वो उनको ज़्यादा चोट पहुंची है, ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उनकी लीड के अंदर भी जो है ख़ासी अमवात हुई हैं, बिलखसूस जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं उनके जो ना सियासी निज़ाम का। तो वहाँ ज़रा अंदर एक वैक्यूम है जो कि उसको रीसेटल होने में टाइम लगेगा। लेकिन मजमूई तौर पे कम अज़ कम रियासत के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये तो कह सकते हैं कि मतलब हमने इस जंग में जो है कमज़ोर होने के बावजूद जो है वो रेजिस्ट किया। तो आई थिंक इसको कहा जा सकता है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। अच्छा, और फिर इससे आगे, क्योंकि ट्रंप ने एक जो अपना पोस्ट किया उसमें कहा कि अब चीन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, जो वो ईरान से तेल खरीदता है, मगर ज़ाहिर कहा कि हमसे ज़्यादा खरीदे। क्या कहीं ना कहीं मुआशी पाबंदियाँ हटने की तरफ ये मामला जा सकता है यहाँ से ईरान के ऊपर? ये देखें, दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि ये जो सीज़ फायर है ये कितना मुस्तहकम है, ये कितना जो है स्टेबल है, ये कितना पायदार है, तो इसको देखना बाकी है। तो फिर उसके बाद दारोमदार होगा कि हाँ भाई मज़ीद क्या बातचीत। ज़ाहिर है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने गुस्से का इज़हार किया था आज सुबह, तो वो उससे तो ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो उस डील तक पहुँचें जो वो शुरू से जो है ईरान के साथ करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है इज़राइल पे जो है दबाव भी डाला और सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो वो उनकी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन इसको कैसे आप इंजीनियर करेंगे ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि ईरान क्या अब जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि वो 0% जो है इनरिचमेंट पे मानने के लिए तैयार है। अगर है तो फिर जो है वो मुआशी पाबंदियाँ और जो सैंक्शंस हैं उनके हटने का जो है ना अच्छा खासा इम्कान है, क्योंकि ये तो लेन देन होती है ना। तो आप ये मान जाएं तो हम आपके बदले में ये कर देंगे। और उनकी चूँकि रियासत खासी कमज़ोर है, उनको खासा नुकसान पहुंचा है, फिर वो रियासत जो है एक ट्रांजिशन का भी हिस्सा है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो 86 साल के हैं, तो उस प्रोसेस से भी उनको गुजरना है। तो ये बड़े एक नाजुक मोड़ पे ईरान की रियासत है। तो इस वक्त उनको जितने भी वो अपना मुआशी पाबंदियाँ हट सकती हैं तो वो उनका फ़ायदा होगा। तो इन थ्योरी यस, लेकिन सिचुएशन बड़ी फ्रैजाइल और रॉ है। तो उसमें अभी देखते हैं कि हाँ भाई मतलब इसको ये नया ना, अब जंग अभी ख़त्म हुई है, वाकई ख़त्म हो गई है क्या, फिर से तो नहीं शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ मुहर्रकात हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स की, और शक व शुबहात बहुत ज़्यादा अरूज पे हैं, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं कि बराह रास्त इस तरीके से ईरान और इसराइल जो है वो 12 दिनों तक जंग लड़ें। गो कि ज़मीनी जंग नहीं थी, ये कन्वेंशनल वॉर उस तरह नहीं थी, लेकिन फिर भी फ़िज़ाई जंग थी और उसमें लिथैलिटी ठीक ठाक थी। सो ये रोड मैप है एक मतलब रफ सा। बहुत शुक्रिया करमल बुखारी साहब का। सुना आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।